आसी को होश तो आ गया था, लेकिन वो अभी भी बिस्तर पर चुपचाप लेटी हुई थी। उसकी आंखें खुलते ही बीते पल उसकी यादों में लौट आए। कैसे राज ने उसे उस हालात में वहां से निकाला था। वो छत की ओर एकटक देख रही थी और उसकी आंखों से आंसू बिना रुके बहते जा रहे थे। कुछ कहे बिना, कुछ सोचे बिना, बस बहते चले जा रहे थे। उसने उठने की हल्की सी कोशिश की, लेकिन शरीर इतना कमजोर हो चुका था कि वो अपनी मदद भी नहीं कर पा रही थी। मजबूरन वो वैसे ही शांत पड़ी रही। उधर राज आसी को घर छोड़कर ऑफिस चला आया था, पर उसकी सोच से आसी का चेहरा हट ही नहीं रहा था। न वो खुद को समझ पा रहा था और न ही ये कोशिश कर पा रहा था कि आसी क्या महसूस कर रही है। उसके मन में एक बेचैनी थी, जैसे कुछ छूट रहा हो, टूट रहा हो, पर वो अपनी उलझनों को सुलझाने से लगातार बच रहा था। राज का मन बार बार आसी की तरफ जा रहा था। ऑफिस की फाइलें, मीटिंग्स और लैपटॉप स्क्रीन सब उसे बोझ जैसा लगने लगे थे। उसने झुंझलाते हुए अपना लैपटॉप बंद किया और ऑफिस से बाहर निकलकर सीधे अपनी कार की ओर बढ़ गया। कार तक पहुंचते ही एक ख्याल उसके दिमाग में कौंधा। अगर आसी ने मुझसे सिर्फ पैसों के लिए शादी की है तो जरूर वो पैसे उसके ही नाम पर ट्रांसफर हुए होंगे। उसका माथा सोच से भीग गया। मुझे ये चेक करना होगा। वो अपने फोन की तरफ बढ़ा ही था कि तभी फोन की स्क्रीन जल उठी। कॉल आ रहा था और नाम उसी का था, जॉली। राज के चेहरे के भाव एक पल में बदल गए। वो समझ गया कि आसी को होश आ गया है और जॉली ने ही फोन किया है। राज ने तुरंत कॉल रिसीव किया और उधर से जॉली की घबराई हुई आवाज आई, सर वो आसी मैम। राज ने उसकी बात पूरी सुने बिना ही घबराकर बोल पड़ा, क्या हुआ है उसे? ठीक है नव, मैं अभी आता हूँ। जॉली की घबराई हुई आवाज आई, जी सर आप जल्दी से आ जाइए। राज ने बिना एक पल गंवाए तुरंत डॉक्टर को भी कॉल कर दिया और आने को कहा। अब उसके चेहरे पर बस एक ही भाव था, चिंता। उसके कदम तेजी से कार की ओर बढ़ गए थे, क्योंकि अब उसके दिल में सिर्फ एक ही नाम था, आसी। आसी की आंखें तो खुल गई थी, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ता जा रहा था। उसकी सांसें भारी और लंबी हो चली थी। जॉली जब उसे इस हालत में देखता तो एक पल के लिए घबरा जाता। ऐसा लग रहा था मानो आसी के अंदर कोई साया समा गया हो, या फिर जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो। जॉली परेशान था, इधर से उधर चक्कर काटता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था। सांसें भारी और लंबी हो चली थी। जॉली जब उसे इस हालत में देखता तो एक पल के लिए घबरा जाता। ऐसा लग रहा था मानो आसी के अंदर कोई साया समा गया हो, या फिर जैसे वो अपनी अंतिम सांसें गिन रही हो। जॉली परेशान था, इधर से उधर चक्कर काटता रहा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि क्या करे जिससे आसी की जान बच सके। राज से बिना पूछे उसने तुरंत डॉक्टर को कॉल किया और आसी की हालत बताते हुए उन्हें जितनी जल्दी हो सके आने के लिए कहा। डॉक्टर ने जब आसी की हालत सुनी तो वे भी एक पल के लिए चौंक गए। उन्होंने जॉली को कुछ जरूरी निर्देश दिए और कहा, मैं तुरंत निकलता हूँ, लेकिन तब तक उसकी नब्ज और सांसों पर नजर रखो। उसे होश में बनाए रखने की कोशिश करो और अगर कुछ भी अजीब लगे तो दोबारा कॉल करना मत भूलना। जॉली ने घबराते हुए सिर हिलाया और आसी की ओर दौड़ चला। आसी बेहोशी की हालत में बिस्तर पर पड़ी थी। राज अब तक नहीं पहुंचा था। वो कभी भी आसी को इस हाल में नहीं देख पाया था और न ही वो ये सोच पा रहा था कि वो इस वक्त किस हालत से गुजर रही है। इसी उलझन में वो धीरे धीरे गाड़ी चलाता हुआ घर आ रहा था। रास्ते भर उसके मन में यही ख्याल चल रहा था, अगर आसी को होश आ गया होगा तो कमजोर होगी, उसे मेरी जरूरत होगी। वो यही सोचकर बार बार जॉली को फोन कर रहा था, लेकिन असलियत क्या थी ये सिर्फ जॉली जानता था। घर के सभी नौकर अब आसी के कमरे के बाहर खड़े थे, जैसे घर में कोई बड़ा हादसा हो गया हो। जब राज ने घर में कदम रखा तो सबकी नजर एक पल में उसी पर टिक गई। सबकी आंखों में एक ही सवाल था, लेकिन राज के सामने कुछ कहने की ना तो किसी की हिम्मत थी ना ही हैसियत। इसलिए सब चुपचाप अपनी जगह लौट गए और काम में
लगने की कोशिश करने लगे। राज जब आसी के कमरे में पहुंचा तो उसने देखा कि आसी पहले की तरह ही शांत लेटी हुई है। राज ने एक लंबी सांस ली और हल्की आवाज में खुद से कहा, ये अब भी सो रही है। थोड़ी ही देर में उसका डॉक्टर दोस्त राघव वहां आ गया। राघव ने राज को देखते ही कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी राज, तुझे भाभी को इस हाल में छोड़कर नहीं जाना चाहिए था। फिर एक पल चुप रहकर राघव ने उसकी आंखों में झांका और बोला, शादी करके लाया है राज, तो इसे निभाना भी तुझे ही पड़ेगा। तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं। राघव ने राज को गंभीर लिहाजे में देखा और कहा, राज, पति होने के नाते तेरी कुछ जिम्मेदारियां हैं, तू उनसे भाग नहीं सकता। अगर जॉली ने सही वक्त पर फोन नहीं किया होता तो शायद भाभी की हालत और बिगड़ जाती। राज ने एक नजर आसी को देखा और फिर राघव व जॉली की तरफ देखा। उसकी आंखें सवालों से भरी थी। तभी जॉली ने सारी बात राज को विस्तार से बता दी। राज शांत था, मानो उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने बस राघव से इतना ही कहा, अब तो ठीक है ना ये, अब आगे सब संभाल लेंगे। राघव ने फिर उसे घूरते हुए कहा, तू इतनी आसानी से क्यों मान बैठा है कि सब ठीक है? आसी डिप्रेशन में है और इसका कारण जानना तेरे लिए जरूरी है, क्योंकि वो तेरी पत्नी है। राज को राघव की बात पर यकीन नहीं हुआ। उसने थोड़े हल्के लिहाजे में बात को टालने की कोशिश करते हुए कहा, ऐसी लड़कियां डिप्रेशन का शिकार नहीं होती। राघव ने उसकी बात काटते हुए गंभीरता से पूछा, कैसी लड़की? मतलब कैसी लड़की? वो राज, और तूने उसके साथ शादी क्यों की? अगर उसे समझने की कोशिश नहीं करेगा। राज ने अपने दोनों हाथ जेब में डाले और धीरे से कहा, पैसे देकर शादी की है मैंने उससे, और इसने भी खुद ही मुझे अपनाने की हामी भरी थी। तो फिर अब इसे कौन सा दुख है? किस बात का डिप्रेशन? कुछ देर राघव चुप रहा, फिर वो राज के पास आया और उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, देख भाई, मैं सिर्फ तेरा दोस्त नहीं, तेरा सलाहकार भी हूँ। मैं तेरे लिए कभी कुछ बुरा नहीं सोच सकता, लेकिन इस लड़की की हालत देखकर मुझे नहीं लगता कि ये सिर्फ पैसों के लिए शादी करने वाली है। डिप्रेशन कोई 2 दिन की चीज नहीं होती, ये तो सालों में आता है और इसे संभालना आसान नहीं होता। हाँ, ये लड़की खुद को मजबूत दिखाती है, लेकिन शायद कुछ ऐसा हुआ है जिससे इसकी जीने की चाहत टूट गई है। अब इसे जीना नहीं है, बस सब छोड़ देना है। इसलिए मेरी बात मान, जानने की कोशिश करके आखिर इसके साथ ऐसा क्या हुआ, कौन है इसके अतीत में, और सोच तुझे क्या करना है, क्योंकि अब ये तेरे साथ जुड़ चुकी है। इतना कहकर राघव चला गया, लेकिन राज वहीं खड़ा रह गया, कई सवालों के साथ। उसका मन अब भी आसी की ओर खिंच रहा था। वो सोचने लगा, जब पहली बार मैंने उसके चाचा से मुलाकात की थी, तब उन्होंने कहा था कि वो अपनी बेटी जैसी है, और उसकी शादी मुझसे क्यों की? राज का मन अब भी अतीत की परतों को उलट रहा था। उसे याद आया कि जब पहली बार उसने आसी के चाचा से मुलाकात की तो उन्होंने शादी की बात रखी थी, लेकिन शर्त ये थी कि मेरी बेटी को पत्नी नहीं, बराबरी का हक चाहिए, एक नाम चाहिए, एक पहचान चाहिए, और उसके नाम पर कुछ स्थिरता भी। राज के दादाजी की वसीयत के मुताबिक उसे शादी करने के बाद ही बिजनेस की जिम्मेदारी मिल सकती थी। आसी के चाचा ने ये बात समझी और उन्होंने शादी के साथ एक व्यावसायिक जिम्मेदारी का प्रस्ताव भी रखा, जिसमें राज की प्रॉपर्टी आसी के नाम ट्रांसफर होनी थी और आसी कंपनी की पार्टनर बनती। राज को यह प्रस्ताव पहले तो अजीब लगा, लेकिन फिर भी बिना ज्यादा सवाल जवाब किए उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी। वो सिर्फ काम और फायदे के बारे में सोचता था। रिश्तों की गहराई में जाना उसने कभी सीखा ही नहीं था। उसने आसी से शादी कर ली थी बिना ये समझे कि वो किस इंसान से किस सोच में बंध रहा था।
राज ने मन ही मन सोचा, हो सकता है ये लड़की वाकई में समझदार हो, लेकिन मेरे पापा कभी अपने बेटे की कीमत किसी सौदे पर नहीं कर सकते, तो फिर ये सब कैसे और क्यों हुआ। वो देर तक सोचता रहा, लेकिन किसी नतीजे पर नहीं पहुंच पाया। रिश्तों को समझने की उसकी समझ बेहद कमजोर थी। वो बस काम, नाम और अपने दादाजी की इच्छा पूरी करने में जुटा रहता था। दूसरों की भावनाओं और रिश्तों को लेकर वो हमेशा दूर ही रहा था। आज वो खुद से ही उलझा हुआ था। उसके लिए पैसा सब कुछ था और उसी के बल पर उसने सब कुछ पा लिया था, लेकिन वो ये नहीं समझ पाया कि पैसे से शादी तो हो सकती है, पर रिश्ता नहीं। राज ने पैसे देकर शादी तो कर ली थी, लेकिन अब वह खुद उलझ गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसे रास्ता दिखाने वाला कोई नहीं था। उसे लगता था जब आसी को उसकी शर्तें मिल जाएंगी, जब उसके मन की बात पूरी हो जाएगी, तब वह खुश हो जाएगी। राज को यही भरोसा था, क्योंकि वो आसी ने जो मांगा था वो राज ने उसे दे दिया था। अब जो राज को चाहिए था, क्या आसी भी उसे उतने ही सहजता से दे पाएगी? पर अब सब कुछ उल्टा हो रहा था। शाम हो चुकी थी। राज इस बार जल्दी घर लौट आया था। वो आमतौर पर देर रात ऑफिस से आता था, क्योंकि उसे घर की चुप्पी से परहेज था। लेकिन आज घर में नौकरों की चहल पहल के बीच भी वो बेचैन था। आसी अपने कमरे में थी और राज ने जॉली को कहा, तुम बाहर ही खड़े रहना, जब वो उठे तो मुझे बताना, मुझे उससे बात करनी है। रात के 8 बजे जॉली भागते हुए राज के पास आया और बोला, सर, आसी मैम जाग गई हैं, लेकिन। राज ने तुरंत पूछा, लेकिन क्या? जॉली थोड़ी हिचकिचाहट से बोला, वो बस लगातार छत की ओर देखे जा रही हैं, ना कुछ बोल रही हैं, ना कोई हरकत कर रही हैं। राज अब खुद को रोक नहीं पाया। वो सीधे आसी के कमरे में चला गया। जैसे जॉली ने बताया था वैसी ही स्थिति थी। आसी चुपचाप छत की ओर देख रही थी। उसकी आंखों के किनारे से आंसू बह रहे थे। राज ने जब आसी को देखा तो उसके दिल में एक अजीब सी टिस उठी। जो चेहरा उसे कभी कठोर और चुप लगता था, आज वही चेहरा उसे बेहद मासूम और टूटा हुआ लगा। उसकी खामोशी चीख बनकर राज को चुभ रही थी। राज चुपचाप आसी के पास बैठकर बिस्तर के किनारे बैठ गया। उसे लगा कि शायद उसके करीब आने से आसी को थोड़ी तसल्ली मिलेगी, लेकिन आसी ने खुद को उससे दूर करने की कोशिश की। राज ने हल्के स्वर में कहा, लेटी रहो, कुछ मत सोचो। अब कैसी तबीयत है तुम्हारी? आसी ने कुछ नहीं कहा। उसने ना तो उसकी ओर देखा, ना कोई जवाब दिया। बस चुपचाप खुद को एक बार फिर उससे दूर करने की कोशिश करने लगी। राज के लिए यह खामोशी अब बहुत भारी हो गई थी।